आज हमारे साथ हैं भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी मुकुल कुमार, जो वर्तमान में रेलवे बोर्ड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। इन्होंने हाल ही में एक ऐसी किताब लिखी है जिसमें भारतीय संदर्भ में नारीवाद को नए नजरिए से देखने की कोशिश की गई है। किताब का नाम है वुमन इन द वॉर्म ऑफ टाइम, अनविलिंग एंसेंट फेमिनिज्म। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको क्यों लगा कि नारीवाद को भारत के संदर्भ में एक नए नजरिए से देखने की जरूरत है? सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद न्यूज़ 18 का, जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और अपनी इस पुस्तक के बारे में बात करने का मौका दिया, लोगों से जुड़ने का मौका दिया। जहाँ तक इस प्रश्न का सवाल है कि प्राचीन भारत में नारीवाद के जो तथ्यों को मेरी सामने लाने की जो एक महत्वाकांक्षा जो थी, वो इसलिए थी कि फेमिनिज्म को हम लोग, नारीवाद को हम लोग कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी के शुरू के चरण में, जब नारी उत्थान के लिए जब तमाम रिफॉर्म्स किए जाने लगे, राजा राम मोहन राय जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सती हो या फिर विधवा विवाह को स्थापित करने की बात हो, तो हम लोग ये मानते थे कि ये उसी समय से नारीवाद ने जन्म लिया और ये हमारा वेस्टर्न पाश्चात्य जो हमारी शिक्षा है उससे कहीं ना कहीं प्रेरित होकर के ये लोगों में ये लोगों में जागृत हुई ये इच्छा कि नहीं, नारी को भी जो है सम्मान प्राप्त होना चाहिए, नारी को भी समता प्राप्त होनी चाहिए। बट मेरा एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में मेरी जिज्ञासा ये थी कि प्राचीन काल हमारा बुद्धि और ज्ञान का इतना बड़ा खजाना है, और वहाँ पर अगर नारीवाद को समझने की कोशिश करें तो नारियों के दमन को सबसे पहले मैंने ऐतिहासिक परिवेश में समझने की कोशिश की कि आखिर ये लैंगिक भेद आया कहाँ से। तो जब मैंने लैंगिक भेद को समझने की कोशिश की तो मैंने ये पाया कि ये तो बिल्कुल जब हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत थी उस समय से ही ये डिवीज़न ऑफ लेबर हुआ। और कहीं ना कहीं मैं उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये दमन की बात और लैंगिक भेद की बात जो थी वो चूंकि हमारे मानव सभ्यता की शुरुआती चरण से ही आरंभ हुई थी, तो मेरा यह मानना था इतिहास के विद्यार्थी के रूप में कि जहां दमन है वहां विद्रोह है। आवाज़ें उठी होंगी, उस समय भी आवाज़ें उठी होंगी। दूसरा जो हमारा उद्देश्य ये रहा कि ये हमारी नारीवाद, प्राचीन भारत में नारीवाद का जो विमर्श है वो केवल बहुत संकुचित और सीमित रहा। वो सीमित रहा ऋग्वेदा में कैसे हमने मतलब नारियों को ज़्यादा सम्मान प्राप्त मतलब था उस समय, और नारी को सोशल एंड इकोनॉमिक स्फेयर में उनके राइट्स थे, विवाह में उनको अपनी इच्छा व्यक्त करने की अनुमति थी, फ्रीडम था, मतलब राजा स्वतंत्रता थी। हम लोग ये था विमर्श। दूसरा विमर्श था कि वरा मिहिर को हम लोग प्राचीन भारत में नारीवाद का सबसे बड़ा एक्सपोनेंट मानते हैं कि उन्होंने नारीवाद को मतलब काफ़ी बढ़ावा दिया। लेकिन मेरा ही वाज कॉल्ड द फेमिनिस्ट ऑफ एंशिएंट टाइम्स। तो और दूसरा, अभी ये हाल के दिनों में एक परंपरा ये शुरू हुई, एक साहित्यिक गतिविधि के तहत हमारे जितने प्राचीन भारत के जितने टेक्स्ट हैं, खासतौर से एपिक्स जो हमारे जो महाकाव्य है, रामायण महाभारत, उनकी कहानियों को उनमें जो चरित्र थे उनको नए चश्मे से देखने की कोशिश की गई, और ये पाया गया कि केवल सब्जुगेशन और केवल दमन की बात नहीं है, शोषण की बात नहीं है। अगर हम उन्हीं कैरेक्टर्स को देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सीता और द्रौपदी के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है कि कैसे द्रौपदी जो है वो महाभारत में बहुत एक सशक्त मतलब चरित्र है, कैसे उसने अपने जो द्वित कीड़ा में जो हार के बाद वो द्रौपदी का जो शोषण हुआ, उसके बाद द्रौपदी ने कैसे उसको उस बदले की भावना को अंजाम मतलब देने के लिए, और धर्म को, चूंकि वो धर्म के साइड पे थी, तो वो धर्म को धर्म की अधर्म के अगेंस्ट जो लड़ाई थी उसको बल देने का काम द्रौपदी के चरित्र से पूरा उभर करके आता है। दूसरा, सीता की बात अगर करें तो सीता ने कैसे अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो है वो
अलग रहीं और बाद में उन्होंने अपनी इच्छा से फिर से वो लुप्त होने का उन्होंने अपना फैसला किया। तो यही वो कैरेक्टर थे जिनको हम पहले मानते थे कि अरे ये तो बहुत ही सबमिसिव कैरेक्टर है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सीमित कैरेक्टर है, कहीं ना कहीं बहुत दबे हुए कैरेक्टर्स हैं, लेकिन उन्हीं कैरेक्टर्स को हमने नए चश्मे से देखने की कोशिश की। मेरा ये मानना था, इस किताब को लिखने के पीछे जो मेरी प्रेरणा थी और मेरी महत्वाकांक्षा ये रही कि हमारा प्राचीन भारत का जो साहित्य है वो इतना विशाल है, इसमें आपके धर्मशास्त्र भी हैं, आपकी स्मृति भी है, अर्थशास्त्र भी है, कामसूत्र भी है, और साथ में क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस, न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज हैं, एपिग्राफिक सोर्सेज हैं। तो इतनी सारी चीज़ों में जो हमारा नारी विमर्श जो है वो प्राचीन भारत में नारी विमर्श इतना संकुचित नहीं हो सकता, इतना सीमित नहीं हो सकता। तो मेरा मानना था कि इसको एक फैलाव मिलना चाहिए और मुझे वो सारे तथ्य प्राचीन भारत से ये निकाल करके लाने चाहिए जो मेरी एक लेखक के रूप में अपनी सीमा के अंदर रहते हुए, क्योंकि अभी ये तो यात्रा है। आज मैंने ये विमर्श को बल दिया है, नए तथ्यों की खोज की है, पुराने तथ्यों से नए मायने निकाले हैं, लेकिन मेरा मानना है कि धीरे धीरे तो अभी बहुत सारा खजाना है, बहुत सारी बातें और होंगी। तो एक तरह से ये किताब जो है, एक तरह से on one hand it amplifies the feminist discourse in the ancient India, on the other hand it is an invitation to the academic scholars and students to explore further this ancient literature and come out with the new facts. जी, नारीवाद के बारे में आप बता रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं उसका, जरा सा बहुत थोड़े शब्दों में ये बता दीजिएगा कि नारीवाद क्या है, और आपने जो कहा कि वो संकुचित रह गया था, उसका क्या कारण रहा? नारीवाद क्या है, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने ये किताब जब मैंने शुरुआत की, मैंने शुरुआत के ही फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ को मैंने क्लियर किया कि नारीवाद को हम केवल एक ऑर्गेनाइज्ड आंदोलन के रूप में न लें जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में औरतों के अधिकार की लड़ाई की बात करता है और कहीं ना कहीं लैंगिक समानता की बात करता है, जिसको जेंडर इक्वालिटी कहते हैं, उसकी बात करता है। वो एक ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है, कुछ लोग आए और कुछ लोगों ने वो एक मुहिम जारी की, उन्होंने तमाम तरह के पॉलिसीज़ और लॉज को क्वेश्चन किया, उनको मॉडिफाई कराया, नए रूल्स मतलब बनाने की बात हुई, नई पॉलिसी लाने की बात हुई। मेरा मानना है कि इस किताब का जो स्कोप है वो इससे परे जा कर के ऐसी नारियों की बात करता है जिन्होंने भले आवाज़ जो है वो अपने ज़ुबान से ना उठाई हो, लेकिन आवाज़ उन्होंने अपने एक्शन से उठाई। उसी पितृतंत्र में रहते हुए, उसी पैट्रियार्कल सिस्टम में रहते हुए इन्होंने अपने व्यक्तित्व को जिस तरह से अभिव्यक्त किया, जिस साहस के साथ अभिव्यक्त किया, अपनी बातें कहीं और पितृतंत्र के अगेंस्ट जो है बिल्कुल साइलेंट रह करके जिस तरह से अपने एक्शन के थ्रू वो लड़ी हैं, ऐसी जो महिलाएं थी, ऐसी नारियों को मैंने लोगों के सामने पेश किया है। और यहाँ भी मेरी महत्वाकांक्षा ये थी कि केवल उन्हीं चरित्रों की बात ना करें जिनके बारे में हम बहुत मतलब चर्चा करते आए हैं, जो बहुत प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं, जैसे द्रौपदी और सीता की बात है। मैं उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे चरित्रों को मैंने खंगाला है जो फिर से नारी विमर्श के इस तत्व मैंने नारी विमर्श की इस विचारधारा को कि भाई एग्जाम्पल्स हम दें। कहा जाता है कि वन एम्पावर्ड वुमन एम्पावर मेनी विमेन। बिल्कुल, एक सशक्त नारी जो है वो कई नारियों को बल देती है, उनके अंदर साहस पैदा करती है, उनके अंदर धैर्य पैदा करती है और उनके अंदर समाज से लड़ने का जज्बा पैदा करती है। तो ये हमारा जो नारी विमर्श है ये कहीं ना कहीं दो भागों में बटा है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट है और दूसरा ऐसे एग्जाम्पल है, ऐसे उदाहरण लेकर के मैं आया हूं। तब दोनों को मिला करके मैंने नारी विमर्श को इसमें आगे बढ़ाया है। बिल्कुल, देखिए, नारीवाद या फिर फेमिनिज्म एक विचार के रूप में पश्चिम से आया है जो कहीं ना कहीं पुरुष विरोधी होने की छवि रखता है, जबकि आपकी किताब इसे नारी शक्ति के रूप में देखती है। क्या आपका यह प्रयास वेस्ट के फेमिनिज्म और नारीवाद को लेकर सनातन सोच के बीच एक सेतु का काम करती है? खासतौर पर एक जिक्र आपने यह भी किया है कि फेमिनिज्म या नारीवादी को आपने सिर्फ नारी से नहीं जोड़ा है। जी बिल्कुल, हमारा मानना है कि वेस्टर्न फेमिनिज्म जो है वो एक कहीं ना कहीं स्पर्धा की भावना से प्रेरित रहा है। कॉम्पिटिटिव फेमिनिज्म की बात अगर कह लें, वहाँ पे रहा है। लेकिन हमारा जो प्राचीन भारत के नारी विमर्श को
लोगों के सामने लाने में मैंने जो पाया कि हमारा भारतीय नारीवाद जो है वो कहीं ना कहीं पूरक की भावना से, एक दूसरे को पूरा करने की भावना से कहीं ना कहीं प्रेरित रहा है। तो वो रहा है बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, वेस्टर्न फेमिनिज्म, और इंडियन फेमिनिज्म कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ कॉम्प्लीमेंटारिटी, कि दोनों पुरुष, जैसे अर्धनारीश्वर की बात करें, ये मेटाफिजिकल कंसेप्शन जो है, स्पिरिचुअल कंसेप्शन जो है, कि भाई अर्धनारीश्वर का मतलब हो गया गॉड जो है वो कहीं ना कहीं हाफ फेमिनिन है और हाफ मैस्कुलिन है। बल्कि इससे ऊपर जाकर के भी देवी सुक्ता हाइम है ऋग्वेदिक में, जो इंटायर कॉस्मिक एनर्जी को फेमिनिन मानता है। वहां मैं नहीं जाऊंगा, अभी तो मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूं। दूसरा, अर्थली प्लेन पर अगर आए, टेम्पोरल स्फीयर में अगर आए, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट अर्धांगिनी का है, अगर विवाह के अंदर, अर्धांगिनी का मतलब हो गया हाफ, जो आपका हाफ की बात होती है, तो वहां भी फिर समता की बात हो रही है। तो मेरा मानना है कि इंडियन फेमिनिज्म जो है, तो उसको मैंने कहीं ना कहीं, चूंकि हमने प्राचीन भारत के नारी विमर्श को बल देने का काम किया है, उसको फैलाया है, तो आपका जो ये आपका विचार है कि कहीं ना कहीं सेतु का काम करेगा, वो बिल्कुल सेतु का काम करेगा, चूंकि मैंने उसको ये लोगों के समक्ष में एक बेहतर चीज, एक स्ट्रॉन्गर फॉर्म में, फोर्स जिसको कहने की, एक वेग के साथ लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। नारी को सबसे ज्यादा सशक्त आपने कहां पाया? आपसे जब ऑफ द कैमरा मेरी बात हो रही थी, कामसूत्र का जिक्र किया आपने, अर्थशास्त्र का जिक्र किया, उसमें आपने कहा कि सबसे ज्यादा सशक्त मैंने पाया। इसके अलावा कोई एग्जांपल्स, कोई ऐसा कुछ बताइए जहां आपको लगा हुआ कि ये जो बात है नारी की, मुझे लिखनी चाहिए, इस किताब में होनी चाहिए। देखिए, नारी को सबसे ज्यादा सशक्त तो ऋग्वेदिक पीरियड में ही रही नारी, क्योंकि वहाँ उनको शिक्षा के क्षेत्र में और उनको आर्थिक क्षेत्र में उनको बेहतर अवसर मिले, उनको बेहतर अधिकार मिले, जो अधिकार धीरे धीरे बाद में कहीं ना कहीं विलुप्त होते रहे। फिर दूसरा कि विवाह की बात मैंने की, तो विवाह में वहाँ उनको नारियों को ज़्यादा स्वतंत्रता थी कि वो अपनी इच्छा वहाँ रख सकें, चॉइस जिसको कहते हैं, कि चॉइस की अभिव्यक्ति कर सके। तो ऋग्वैदिक पीरियड में नारी जो है वो हमारी जो स्टडी है उसके बेसिस मैं कह सकता हूँ कि सबसे उसकी ब्राइट इमेज जो है, सबसे ज़्यादा मतलब जो इक्वालिटी थी वो ऋग्वैदिक पीरियड में थी। लेकिन मैं कहूँ कि फेमिनिस्ट गवर्नेंस की बात करें, कि अगर आवाज़ उठाने की बात करें, तो दो टेक्स्ट मेरे लिए एक लेखक के रूप में बहुत ही मतलब मायने मतलब रखते हैं, और उनको मैं लोगों के सामने लाने में मुझे ये संतोष हुआ कि मैं कोई नई चीज़ कम से कम लोगों के सामने ला रहा हूँ। ये है अर्थशास्त्र और कामसूत्र। अर्थशास्त्र जो है वो फेमिनिस्ट गवर्नेंस, आज के कॉन्टेक्स्ट का जो मॉडर्न फेमिनिस्ट गवर्नेंस है, उसको कहीं ना कहीं उसका आईना है अर्थशास्त्रियों का है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा कि सेक्सुअल क्राइम्स के अगेंस्ट में जो हम पनिशमेंट की बात करते हैं, लीगल पनिशमेंट की बात करते हैं, वो अर्थशास्त्र में है। और इवन रेप के ऊपर कि क्या पनिशमेंट होना चाहिए, इस पर आज भी हमारा विवाद जारी है। अर्थशास्त्र में फिजिकल असॉल्ट के लिए हमने वहाँ ऑलरेडी डेथ पनिशमेंट हमको मिलता है। दूसरा, वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में अर्थशास्त्र में पूरे आपके नियम कानून मिलते हैं वहाँ पर। दूसरा कि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए, उनको कैसे एम्प्लॉय किया जाए, वीविंग इंडस्ट्री में उनको एम्प्लॉय किया, और उनको एम्प्लॉय करने के साथ साथ ये भी था कि उनको हैरेसमेंट का मतलब उनका सामना न करना पड़े। तो अर्थशास्त्र, ये मैंने जस्ट आपके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, इस तरह के अर्थशास्त्र को मैंने पाया। और अर्थशास्त्र में जो ये सब चीज़ें हुई हैं, ये तो उसकी प्रेरणा ये रही कि उस समय मानना था कौटिल्य का कि अगर स्टेट अगर नारियों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, उनके अंदर एक ये विश्वास पैदा नहीं कर पाएगा, तो लोगों में स्टेट के प्रति जो आदर का भाव है, एक विश्वास की जो भावना है, वो कहीं ना कहीं जाती रहेगी। और स्टेट कैन नॉट कमांड दैट रिस्पेक्ट, दैट डिग्निटी फ्रॉम द पब्लिक एट लार्ज। तो कौटिल्य की ये जो सोच थी, उसने कहीं ना कहीं नारियों को बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में लाने का काम किया। प्रॉपर्टी राइट्स की बात करें कि भाई अगर ये हस्बैंड की डेथ होने के बाद
स्त्री का जो धन है वो स्त्री के पास ही रहना चाहिए। उसके लिए स्टेट ने लेजिस्लेट किया कि उसको कैसे, हाउ टू गार्ड दैट वेल्थ, दैट प्रॉपर्टी, ताकि उनको फाइनेंशियल डिपेंडेंस का सामना ना करना पड़े, उनको आर्थिक रूप से आश्रित ना, मतलब ये हाल ही का एग्जाम्पल भी आपने लिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में भी जिक्र किया है, उसके बारे में भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए सर। जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो आया था, जो 33% आरक्षण हाँ, देना वो था। रिव्यू किया है लोगों ने, मैंने उसमें कुछ नहीं बोला है। हाँ। मतलब वो लोगों ने उस समय, जिस समय कि ये बिल आ रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई आज के परिवेश में, जब ये उसी समय हमारी किताब आई थी, नहीं हाँ। जब वो किताब आई थी तो फिर लोगों ने इस किताब की चर्चा की कि भाई देखिए, नारी शक्ति की बात हम कर रहे हैं और आज नारी शक्ति को यहाँ बल देने का काम वहाँ पे हो रहा है। मैंने डायरेक्टली इसके बारे में मैंने लोगों से कभी बात नहीं की। और जो ये किरदार हैं जिसके बारे में मुझे लगता है सब जानते होंगे, कुंती को, शूर्पणखा का जिक्र आपने किया खास तौर पर, उन दोनों को आपने जब अपने वक्त की क्रांतिकारी महिलाएं बताया है, चित्रित किया है, आप कैसे मानते हैं कि ये दोनों क्रांतिकारी थी? आपको क्या लगा, ऐसी कौन सी घटना, चाहे वो 5 पांडुओं को उन्होंने संभाला जिस तरीके से, या उन्होंने कर्ण को जन्म दिया, या शूर्पणखा का कोई ऐसा वाद विवाद, कैसे देखते हैं? आपको कौन सी ऐसी घटना है जो लगी आपको क्रांतिकारी है? कुंती को अगर देखें तो कुंती जब इस परिवार में आई थी तो पांडु से उनका विवाह हुआ था, और पांडु जो थे वो मतलब इनकेपेबल ऑफ फादरिंग, कहीं ना कहीं असक्षम थे संतान को जन्म देने में। तो ये कुंती को एक दैवीय वरदान प्राप्त था कि वो चाहें तो देवों को का आह्वान करें और उनसे वो मतलब संतान की प्राप्ति करें। तो आप ये देखिए कि वो कुंती ने वो तो किया ही, साथ में बाद में पांडु जो थे नहीं केवल क्षीण अवस्था में थे बल्कि बाद में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो कुंती इमर्जेस एज द मैट्रियार्क, पूरे परिवार को एक मतलब के मैट्रियार्क के रूप में उभरती हैं वो कहीं ना कहीं। और जिस तरह से उन्होंने बाद में धृतराष्ट्र जो है वो मतलब राजा बने, और धृतराष्ट्र के राजा बनने के बाद कौरवों का जो व्यवहार था वो पांडवों के साथ जानते ही हैं, महाभारत तो कौरवों पांडवों के बीच में उसी, तो उस राजनीतिक षड्यंत्र, उस राजनीतिक शोषण के माहौल में अपने 5 पुत्रों को पैदा करना, वो भी इस ढंग से, उसके बाद उनकी परवरिश करना, सारे चैलेंजेस, सारी चुनौतियों का सामना करते हुए, और साथ में उनके अंदर धर्म और कर्तव्य की भावना को बोना, ये और उनको इस तरह पैदा करना कि वो धर्म के साइड में आ गए। तो ये कुंती को एक बहुत ही सशक्त चरित्र के रूप में उभारता है। तो मैंने उसी चीज़ को मैंने लोगों के सामने पेश किया है। दूसरा, सुपर्णखा की बात अगर करें तो सुपर्णखा को अगर हम लोग बोलते हैं कि रावण की बहन थी और उनको हमने रावण के साइड में रख करके उनको हम लोग बहुत ही नेगेटिव लाइट में देखते हैं, बट मेरा मानना है कि और उन्होंने जिस तरह से राम के प्रति अपना आकर्षण जाहिर किया, उसके बाद लक्ष्मण के प्रति भी आकर्षण जाहिर किया, और जिस तरह से उनको ये रिटेलिएशन में उनकी नाक काटी गई और लोगों को बहुत इंसल्टिंग और ह्यूमिलिएटिंग मतलब मानते हैं उसको, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके आकर्षण की अभिव्यक्ति को केवल आप देखिए, उसमें तो एक औरत का, एक नारी का अपना आकर्षण अभिव्यक्त करना इतने ओपन ढंग से, तो इसको अगर आप देखेंगी तो कहीं ना कहीं ये मानवता के उस पर ग्राउंड के ऊपर अगर आप देखेंगी, सतह पे देखेंगी, तो कहीं ना कहीं आप इसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगी। तो वहाँ पर बहुत ही साहस का उन्होंने दिखलाया उसमें। तो सुपर्णखा को मैंने उस चश्मे से देखने की कोशिश की है, और कैसे वो बदले की भावना, वो तो बात की बात है कि बदले की भावना उन्होंने रावण के साथ मिलकर के कैसे वो अपने इंसल्ट को और ह्यूमिलिएशन को उन्होंने कन्वर्ट किया वेंजियंस में, जिसको बदले की भावना में परिवर्तित किया। तो मतलब ये सुपर्णखा के भी कैरेक्टर को नए चश्मे से देखने की कोशिश की है मैंने। ठीक है, जाहिर तौर पर आपने बहुत बारीकी से एक महिला को पढ़ने की, जो शायद आज के लोग आज के युग में नहीं जानते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो आज का युग है, आज का परिप्रेक्ष्य है, उसमें महिलाओं की भूमिका को आप कैसे देखते हैं और समाज कैसे देखता है, और क्या बदलाव जरूरत है लगती है आपको होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखने के शुरुआती चरण में ये साफ करना चाहता हूं कि बदलाव हुआ है।
ऐसा नहीं है बदलाव नहीं हुआ है, बदलाव हुआ है। ये हम आसपास के परिवेश में देखते हैं कि काफ़ी, और बदलाव दो सतह पे हुआ है। एक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह ये नफ़े महिलाएं आगे आ रही हैं और जिस तरह से वो अपनी बातें रख रही हैं, जिस तरह से वो अपने घर के बाहर डोमेस्टिक कन्फाइंस के बाहर जा कर के एक्सप्लोर कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, और मैरिज में किस तरह से हम अभी बैलेंस करना सीख रहे हैं, स्पाउसेस के बीच में जो इक्वेशन है वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। दूसरा, अगर स्टेट के लेवल पर देखें तो स्टेट में तमाम तरह के इस तरह के मेजर्स लिए जा रहे हैं जो कि विमेन को, नारियों के उत्थान की बात करते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे आपने अभी बिल की बात करी, तो वहाँ पर तमाम स्फेयर में स्टेट की भी मुहिम है। एक हमारी ये गवर्नेंस जो है, जिसको फेमिनिस्ट गवर्नेंस बोलते हैं, फेमिनिस्ट गवर्नेंस के तहत भी उसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह लीजिए। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पहले हम लोग सीमित रखते थे अपने दलित और शेड्यूल ट्राइब के लिए, क्या देखिए वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात अभी महिलाओं के लिए भी हो रही है। तो एक तरफ स्टेट है, दूसरी तरफ ये जो अवेयरनेस हो रहा है, जितनी फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने भी जब इस आंदोलन को आगे लेके वो चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों में वो जागरूकता पैदा हो रही है, महिलाओं में वो जागरूकता पैदा हो रही है, साहस पैदा हो रहा है कि वो कहीं ना कहीं पितृतंत्र को, पैट्रियार्की के चैलेंजेस को, की चुनौती को स्वीकार करके वो अपने आप को आगे लाने की कोशिश कर रही हैं। इसमें वो बहुत हद तक सफल हुई हैं, लेकिन ये लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह की लड़ाई जो कि पूरे आप इतिहास में आप देखिए कि जब मैंने जैसे बताया कि ये जो लैंगिक भेद है वो तो हमारा चला आ रहा है, प्राचीन ये काल से चला आ रहा है। तो इतने लंबे समय तक जो एक परंपरा है वो इतनी जल्दी बिल्कुल आपको मैजिकल ढंग से हमारी इक्वालिटी इस्टेब्लिश हो जाए और बिल्कुल सब कुछ सही हो जाए, ऐसा मेरा ख्याल है, ऐसी अपेक्षा करना जो है वो थोड़ा सा लेकिन आपको लगता है, संतोष है कि जैसा जी, संतोष है कि बदलाव हुआ है। वी हैव गेन्ड क्वाइट सम ग्राउंड बट द टास्क इज फार फ्रॉम द फिनिश। तो यही है जिस चुनौती को लेकर आगे बढ़ते रहे। ठीक है, अपने आखिरी सवाल पे मैं आती हूँ। वैसे तो आप लेखक है, पूरी किताब आप दिखाइए हमारे दर्शकों को अपनी किताब जो आप साथ लेकर आए हैं। ये किताब है और आप भी इसे पढ़िएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी इस किताब में, मैं गलत ना हूं तो 386 पन्नों की किताब है, ऐसा ही? और इस किताब में आपका सबसे फेवरेट हिस्सा कौन सा है? हाँ, 300 पन्ने किताब है लगभग। जी। तो सबसे फेवरेट हिस्सा जिसे आपको लिखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद यही था जिसे मैं लिखना चाह रहा था? जैसे मैंने पहले बताया कि 3-4 चीजें हाईलाइट थी इसमें। पहला, मैं शुरुआत करूंगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में शुरुआत करता हूँ किताब के पहला चैप्टर। पहले चैप्टर में मैंने जिस तरह से लैंगिक भेद को के ऐतिहासिक संदर्भ को समझने की और उसको बांधने की कोशिश की है, ये मेरे लिए बहुत संतोषजनक रहा है। जिसमें मैंने मेरे जो प्रेरणा स्रोत थे वो साइमन डिबॉर थी, लाइस वोगल, जिन्होंने मार्क्सिस्ट फिर चश्मे से देखने की कोशिश की कि विमेन का जो अनपेड डोमेस्टिक लेबर है वो कैसे हेल्प करता है, सरप्लस लेबर जो पुरुष का है वो बाहर जाके जो काम करता है उसके पीछे बिहाइंड द स्क्रीन जो ये अनपेड लेबर है ये किस तरह से उनको मदद करता है, जिसको कि मैंने जिसका आकलन नहीं हुआ है। तो अभी आप देखिए कि मॉडर्न फेमिनिस्ट डिस्कोर्स का भी एक बहुत बड़ा एक जो प्रेरणा स्रोत रहा है वो ये भी रहा है कि मोनेटाइजेशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर होना चाहिए। तो एक ये रहा। ये तीसरा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर नारियों को कंट्रोल करने के जो उनकी स्वतंत्रता के ऊपर जो कहीं ना कहीं जो अटैक हुआ वो क्यों हुआ, वो इसलिए हुआ कि जब हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट में जो पुरुष की जिज्ञासा थी कि ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये हमारी ही संतान को जानी चाहिए और उस संतान की प्योरिटी को इंश्योर करने के लिए विमेन का मूवमेंट कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हुआ। तो इन सब जो ऐतिहासिक संदर्भ मैंने बांधा है वो एक बहुत बड़ा संतोष था मेरे लिए। उसको मैं एक तरह से लोगों के सामने पेश कर, प्लस मैंने अपने चश्मे से भी देखा कि भाई ओनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो मार्क्सिस्ट की हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की बात है उसको मैंने अप्लाई किया यहाँ पर। जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था वो एक लेखक के रूप में मेरी अपनी सोच थी, वो मुझे वाकई बहुत संतोष दिया उसने कि आप क्लास स्ट्रगल देखिए कि बुर्जुआ और प्रोलेटोरिएट का जो क्लास स्ट्रगल है उसमें अगर आप देखिएगा तो मार्क्स कहते हैं कि जो ओनरशिप जिसकी ओनरशिप होती है आर्थिक साधनों पर वो ज़्यादा पावरफुल होता है। तो पुरुष जो है हाँ, जैसे मैंने अब आपको बताया घर के बाहर जाकर के पैसा कमाना ये पुरुष थे, तो उसको नेचुरल रूप में डिवीजन ऑफ लेबर की बात मैंने आपसे की थी उस समय। तो
वहाँ से अगर उसका अध्ययन करके फिर मैंने यहाँ से पर कंक्लूड किया है। ये बहुत बड़ा संतोष का विषय था। दूसरा, टेक्स्ट के रूप में अगर आप देखें तो अर्थशास्त्र कामसूत्र को लोग सेक्सुअलिटी से जोड़ते हैं, जबकि कामसूत्र में अगर आप देखेंगे कि जो कुलवधु थी, जिसको कि हाउस वाइफ जो थी, उनको होम मेकर, दे वर होम मेकर्स इन द रियल सेंस, दे हैड एब्सोल्यूट कमांड ओवर द हाउस होल्ड इकोनॉमी। कितना क्या उगाया जाएगा, क्या मिल्क का प्रोडक्शन होगा, कितना कर्ड का, बटर का प्रोडक्शन होगा, उनको कैसे मतलब इस्तेमाल किया जाएगा उसका, और ये सारी चीज़ों पर उनका कंप्लीटली कंट्रोल था और ऑटोनॉमी थी। उनको पूछने की भी ज़रूरत नहीं थी। और उसमें जब मेल बाहर जाते थे, हस्बैंड बाहर जाते थे, तो कहीं कामसूत्र ये नहीं लिखता है उसमें कि वो बाहर जाएंगे तो वो क्या प्रोविज़न करके जाएंगे महिला के लिए, क्योंकि वो पहले से ही वो ऑटोनोमस थी, इस अवस्था में थी, इतना था उसके पास ये मतलब कंट्रोल, और इतना उसका अधिकार प्राप्त था उसको कि वो अपना और अपने बच्चों की परवरिश वो आराम से खुद ही कर सकती थी। डिसीजन मेकिंग, उसके बारे में निर्णय खुद ही ले सकती थी। ये कामसूत्र की बात है। लव, रिलेशनशिप और इंटीमेसी में अगर आप देखेंगे तो इसमें कॉन्सेंट की बात है, उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त करने की बात है कि जब तक दोनों, वहां भी पूरकता आ रही है, आप देखिए कॉम्प्लीमेंटैरिटी आ रही है कि दोनों के बीच में बिल्कुल जो रिलेशनशिप में दोनों का कॉन्सेंट, दोनों की इच्छा बराबर रूप से शामिल होगी। आज भी हम पिंक मूवी में नो मीन्स नो की बात करते हैं, ये कामसूत्र की देखेंगे तो स्पिरिट उसकी रियलाइज है। अर्थशास्त्र मैंने पहले ही बोला कि आपके फेमिनिस्ट गवर्नेंस, मॉडर्न फेमिनिस्ट गवर्नेंस का एक तरह से आईना है वो। तो मुझे दूसरा जो पहलू है जिसने मुझे बहुत बेहद संतोष दिया एक लेखक के रूप में, कि मैंने अर्थशास्त्र और कामसूत्र को लोगों के सामने पेश किया इस रूप में। मैंने नारीवाद के हिसाब से मैंने इनकी परीक्षा की इन दोनों टेस्ट की। तीसरा, मैंने एपिग्राफ्स और न्यूमिस्मेटिक सोर्सेज, क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस, जो कि ज़मीनी हकीकत को ज़्यादा सही रूप से बयां करते हैं, उसको लोगों के सामने पेश किया। और आपको ये बता दें कि जो टेक्स्ट है वो बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर है। उसमें जो लिख रहा है वो अपनी बात भी लिख रहा है कि क्या होना चाहिए। तो टेक्स्ट से बेटर जो ग्राउंड रियलिटीज़ को, ज़मीनी हकीकत को जो बयां करते हैं, वो क्वाइंस करते हैं, एपिग्राफ्स करते हैं। तो उसको मैंने एक नारी विमर्श को एक तरह से मैंने कंप्लीटनेस का एहसास, उसको पूरा करने का एहसास मुझे इन दोनों सोर्सेज से मिला। तीसरा, हेटेरोडॉक्स लिटरेचर को भी मैंने इस पर खंगाला है, जैनिस्ट और बुद्धिस्ट लिटरेचर को भी मैंने खंगाला है। उसमें मैंने जैनिज्म में मैंने मल्लिनाथा की बात की है, चंदन बाला की बात करी है। मल्लिनाथा वाज द ओनली फीमेल तीर्थंकर। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल मैंने उदाहरण लोगों के सामने लाया हूँ। बुद्धिज्म के थ्रू मैंने थेरी गाथा पोइट्री की बात की है। थेरी गाथा पोइट्री वाज बॉडी ऑफ पोइट्री दैट वाज एक्सक्लूसिवली कंपोज्ड बाय वुमेन। केवल औरतों की ही कविता का संग्रह थे मैंने थेरी गाथा। तो आप उस समय उनका इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल लेवल आप देख सकती हैं। डोमेस्टिक कन्फाइन थे, बाहर जाकर के उनको इस बात की आज़ादी थी कि वो मोनास्ट्री में ज्वाइन कर सके, वो स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट करें। घर से बाहर निकल करके स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट की जो बात है वो मतलब बुद्धिज़्म में है। वो फिर नारियों को बहुत ज़्यादा मतलब एक पॉजिटिव लाइट में लोगों के सामने पेश करती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मुझे लगा कि हाँ, एक लेखक के रूप में जो बेहद संतोषजनक रही जी। तो नारियों को जितना समझने के लिए जितने भी काव्य हैं, जितनी भी किताबें हैं, वो संग्रहित कर दी गई हैं और वो सब कुछ इस किताब में मिलेगा। सब कुछ तो मैंने बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने बोला कि ये किताब जो है मैंने उस प्राचीन एंशिएंट फेमिनिज्म कह लीजिए कि प्राचीन भारत में नारीवाद के विमर्श को मैंने थोड़ा फैलाया है, थोड़ा उसको बल देने का काम किया है, थोड़ा वो उसको लोगों के सामने एक संग्रहित करके लोगों के सामने पेश किया है। और अभी तो ये यात्रा जो है वो चलेगी। इतिहास, दूसरा एक चीज़ और बता दूं कि मैं जब किताब लिख लिया मैंने, और ख़ास तौर से किताब लिखने के बाद जिस तरह से लोगों ने इसको रिसीव किया है, उसमें एक संतोष ये मुझे मिला कि ये संतोष क्या कहें, बल्कि इतिहास की जो शक्ति है, इतिहास का जो पावर है, पावर ऑफ हिस्ट्री टू चेंज द नैरेटिव, टू चेंज द डिस्कोर्स, इवन टू ऑल्टर द ट्रूथ। सच को भी बदल सकता है इतिहास अगर नए तथ्यों को हम लोगों के सामने लाएं, पुराने तथ्यों से हम लोग नए मायने निकालें। तो एक इतिहास के विद्यार्थी के रूप में भी
मैं बड़ा एक सुखद अनुभव हुआ कि मैंने इतिहास एज ए हिस्ट्री एज ए डिसिप्लिन के प्रति एक अपनी एक तरह से कह लीजिए कि एक तरह से ड्यूटी निभाई कि उन तथ्यों को ला करके मैंने लोगों के सामने पेश किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल कुमार जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बारे में जब पढ़ा तो ये 7वीं आपकी किताब है और आगे भी इसी तरीके से आप जुड़े रहिएगा। और एक बार फिर से हमारे दर्शकों को मैं चाहूंगी आप अपनी किताब जरूर दिखाएं। जी बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। और आपके सारे सवाल मैं उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत पसंद आए होंगे और आप जरूर इस किताब को पढ़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी।